दोस्तों, आइडिया माइंड में आना और बिजनेस करना दोनों में फर्क है। एक अच्छे आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज की सबसे पहले जरूरत होगी वो है पैसा, फंडिंग। अगर आइडिया एक आग है तो फंडिंग उसमें फ्यूल है। आप अपने आइडिया के लिए कमिटेड हो, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बिना कैपिटल के आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। बिजनेस की शुरुआत में एक्सपेंसेस हाई होते हैं लेकिन इनकम लो होती है। उस वक्त हमारा बजट, हमारा कैपिटल अगर सही तरीके से मैनेज होगा तो हम अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से रन कर पाएंगे, इस्टेब्लिश कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे उस डिफिकल्ट टाइम में। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हमने अपने बजट को कैसे मैनेज करना है, कैसे शुरुआत करनी है कम बजट से भी। सबसे पहले है कि बिजनेस की शुरुआत स्मॉल बजट से करो। एकदम से लंबी छलांग मत लगाओ, पूरा हाथ ही एक साथ खाने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे खाओ, एक एक निवाला करके खाओ। तो पहले ही आप बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर बैठो, पहले आप छोटी इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट को अच्छे से पढ़ो, मार्केट क्या चाहती है, क्या रिस्पॉन्स दे रही है आपको। उसमें बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने स्मॉल बजट से शुरुआत की होगी, मार्केट आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, आप बच जाओगे, आपका पैसा डूबने से बच जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ी शुरुआत कर दी होगी और मार्केट उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो आपकी पूरी फंडिंग डूब जाएगी, पूरा पैसा आपका वहीं पे बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ कोशिश आपने ये करनी है कि हमेशा छोटी से छोटी शुरुआत करो। इससे क्या होगा, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो जितने बजट से हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जितना कैपिटल हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, उसका कम से कम 3 गुना हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि बिजनेस की शुरुआत में एक्सपेंडिचर हाई होता है लेकिन इनकम लो होती है। तो अगर आपके पास कुछ रिजर्व फंडिंग होगी तो आप उतने दिनों तक अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। आप मार्केट को भी अच्छे से पढ़ लोगे। जब जरूरत होगी आप अपना बजट बढ़ा दो, दोबारा उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट ले आओ, लेकिन पहले मार्केट को तो पकड़ो। मार्केट क्या चाह रही है, मार्केट आपको रिस्पॉन्स दे भी रही है। बिजनेस एक अंधेरा रास्ता है जिसमें आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। इसके लिए सबसे बढ़िया शुरुआत अपने छोटे बजट से करो। एकदम से पूरा आप बड़ा बजट लेके शुरुआत मत करो। हाँ, अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए है तो आप कर सकते हो कि आपके पास उसके पास रिजर्व है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड इनकम है तो आपने शुरुआत करते टाइम बिल्कुल कम बजट रखना है, मार्केट को अच्छे से पढ़ना है। लॉस की कंडीशन में आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप अपने बजट को बढ़ाते जाओ। कम का सोल्यूशन होगा लेकिन ज़्यादा का सोल्यूशन नहीं होगा। कम होगा तो आप आगे लगा के और बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा लगा दिया और डूब गया वहाँ पे, बिजनेस फ्लॉप हो गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहला काम करना है कि जब भी बिजनेस करो तो छोटी शुरुआत करो, स्मॉल बजट से करो। बिजनेस शुरू करते टाइम एक गलती कभी मत करना कि अपनी सारी सेविंग को बिजनेस में मत डाल देना। आपको बिजनेस के साथ साथ अपना घर भी चलाना है। बिजनेस के अलावा भी आपके परिवार के, आपके घर की जिम्मेदारियां हैं। अगर आपने अपनी सारी सेविंग उसी बिजनेस में डाल दी, सारी सेविंग से वो बिजनेस शुरू किया, अगर खुदा ना खास्ता वो आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया तो आपकी सारी सेविंग डूब जाएगी। आपको फैमिली को, आपके परिवार को खाने तक के लाले पड़ जाएंगे और आपके लिए इतनी बड़ी स्ट्रेस हो जाएगी कि आप उसको झेल नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी बिजनेस शुरू करो अपनी सारी सेविंग मत डालो। अपनी सेविंग का कुछ पोर्शन आप अलग रख लो बिजनेस के लिए, लेकिन कुछ अपने परिवार के फ्यूचर के लिए भी रखो कि अगर मेरा बिजनेस ना चला तो मेरे परिवार का खर्चा तो चल जाए। क्योंकि जिम्मेदारियां आपको दोनों जगह निभानी है, दोनों जगह आपको बैलेंस रख के चलना है। आपको बिजनेस भी चलाना है, आपको अपना परिवार भी चलाना है। उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेविंग को आप उसमें डालो। कुछ पोर्शन बिजनेस में डालो, कुछ पोर्शन परिवार के लिए रखो। सारी सेविंग इकट्ठी एक साथ बिजनेस में मत डालना, वरना आप बर्बाद हो सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि अपने खर्चों को मॉनिटर करो। किसी भी चीज की शुरुआत में एनर्जी ज्यादा लगती है, रिसोर्सेज ज्यादा लगती है, फंड्स ज्यादा लगते हैं। ऐसे बिजनेस में, बिजनेस की शुरुआत में ही फंड्स बहुत लगेंगे और उनको बढ़िया तरीके से बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आप अपने एक्सपेंडिचर का पूरा हिसाब किताब रखो कि कहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है, कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पे कम जा रहा है। जब आप पूरा हिसाब किताब रखना शुरू कर दोगे तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आप उनको सेविंग कर पाओगे। जितनी आप सेविंग करोगे वो आगे जाके आपके बिजनेस में चलाने में बहुत हेल्प करेगी। आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने पड़ेंगे जिनमें ये आपकी फंडिंग की बचत आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप कंप्यूटर जानते हो तो आप MS एक्सेल में जाके एक शीट बना लो जिसमें आप पूरी इनकम, पूरे एक्सपेंडिचर, इनका हिसाब किताब रखो। फिर आप देखो कि इनकम ज़्यादा थी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो वो आपको पता चल जाएगा आपका उस महीने प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है। डेली करने की जरूरत नहीं है, आपको महीने में एक बार तो कम से कम करना चाहिए। हाँ, खर्चे आपने डेली मेंटेन करने हैं, लेकिन बिजनेस की जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो आप महीने के एंड में एक बार एनालाइज करो, कहाँ जा रही है, कहाँ पे मेरे को ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप उनको कंट्रोल करोगे उतनी ज़्यादा सेविंग रहेगी। वो सेविंग आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक आप बढ़िया सा सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हो जो आपके खर्चों को मेंटेन करने में हेल्प करे। और अगर आपका बजट नहीं है तो आप हाथ से लिखो, हाथ से अपने खर्चों का हिसाब किताब रखो, अपनी इनकम का हिसाब किताब रखो।
शुरू में जितना ज़्यादा आप मॉनिटर करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, उतने ज़्यादा फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगी। बिजनेस के शुरुआती टाइम में आपके जो एक्सपेंडिचर है उनकी एक लिमिट फिक्स कर लो। बिजनेस शुरू करने से पहले आप एक डिसाइड कर लो कि मैंने इतने बजट से शुरू करना है। हाँ, उसका 10% ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन आप एक लिमिट फिक्स कर लो और उस लिमिट को रिटर्न में रखो, क्योंकि जब चीज़ रिटर्न में आ जाती है तो वो एक गाइडलाइन बन जाती है। आप हर एक्सपेंडिचर की एक लिमिट सेट कर लो कि मेरे को अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो इतने का खरीदना है, स्टाफ की सैलरी पे खर्च करना है तो इससे ज़्यादा नहीं करना है, मेरे को अगर रेंट वगैरह पे खर्च करना है तो इससे ज़्यादा नहीं करना है। यानी हर चीज़ की एक लिमिट फिक्स कर लो। जब आप उन चीज़ों की लिमिट फिक्स कर लोगे तो आपको आपका माइंड सिग्नल देगा कि आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। आपके लिए गाइडलाइन बन जाएगी। जब आप उसको रिटर्न में रखोगे तो उसको गाइडलाइन बनाने के लिए आपको अपने जितने भी एक्सपेंडिचर है उनकी एक लिमिट फिक्स करके उनको रिटर्न में रखना होगा, तब आप अपने खर्चों को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पाओगे। पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि बिजनेस की शुरुआत में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, और उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा फंड, सारा कैपिटल एक्सपेंसेस पे ही खर्च करते रहोगे ना तो बिजनेस को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अपने खर्चों को बढ़िया तरीके से शुरुआत में ही एक लिमिट के अंदर खर्च करना शुरू कर दो। 10% ऊपर नीचे हो जाए बहुत बड़ा इशू नहीं है। बिजनेस आपको कितने से शुरू करना है ये भी फिक्स कर लो, उसके अंदर किस सेक्शन में आपको कितना खर्च करना है ये भी फिक्स कर लो। बिजनेस की शुरुआत में आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, लेकिन वर्स्ट के लिए भी तैयार रहना है। बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। इसमें अच्छे की भी पॉसिबिलिटी है और बुरे की भी। आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। शुरुआत में आपका बिजनेस दौड़ भी सकता है, शुरुआत में आपका बिजनेस बैठ भी सकता है। तो आपको इन दोनों कंडीशंस के लिए तैयार रहना होगा। आपको अच्छा सोच के चलना है कि मुझे अपने बिजनेस को चलाना है, लेकिन अगर बुरा दौर आ गया तो वहां क्या करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने खर्चों को मेंटेन करोगे, अपनी सेविंग करोगे कि अगर मेरे पास कुछ बुरा टाइम आ गया तो मैंने अपने बिजनेस को कैसे बचाना है, ये आपने वहाँ पे डिसीजन लेना है। दोस्तों, कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हुए जिन्होंने उड़ान भरने से पहले ही क्रैश हो गए। अभी लोगों ने बिजनेस शुरू किए ही थे कि कोरोना काल, लॉकडाउन आ गया, उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। वो उस बिजनेस को आगे नहीं लेके जा सके। इवन बहुत सारे बिजनेस जो इस्टेब्लिश थे वो भी अपनी इन्हीं मैनेजमेंट की गलतियों के कारण बिजनेस को बचा नहीं पाए, बिजनेस उनका ठप हो गया। तो आपने हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी है, लेकिन बुरे के लिए तैयारी जरूर करके रखना, तभी आप उस बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे। 6 पॉइंट है कि अपने बिजनेस के फाइनेंशियल गोल फिक्स करो। आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड वीकली, डेली, मंथली, ईयरली गोल्स होने चाहिए, और ये गोल्स रिटन फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि रिटन फॉर्म में लिखने से अगेन आपको बता रहा हूँ कि वो एक गाइडलाइन बन जाती है। उसको क्रॉस करते हमारा माइंड रेड सिग्नल देने लग जाता है। तो जब हम अपने गोल फिक्स कर लेंगे, हमारे उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे एफर्ट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं गोल लिख लिए और उसके एफर्ट नहीं लिए, एफर्ट भी हमारे वैसे होने चाहिए। शुरुआत में हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उससे कमाना है और कब तक कमाना है। ये सारी चीज़ें आप रिटन फॉर्म में ले आओ। आपके पास माइक्रो और मैक्रो दोनों ही गोल्स होने चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, तब आप अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से रन कर पाओगे। आप बिजनेस में डिसीजन ले पाओगे, और जब डिसीजन अच्छे लोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए पहले अपने फाइनेंशियल गोल फिक्स कर लो। आपको बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मीन्स के आपका जो एक्सपेंडिचर था उसको निकालने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कैटेगराइज कर दो। उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दो। पहली कैटेगरी में अगर आपको कोई स्टाफ है तो उसकी सैलरी, दूसरी कैटेगरी में आपकी खुद की सैलरी। अब आप बोलोगे मैं तो मालिक हूं, मैं खुद की सैलरी नहीं, आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। स्टाफ की सैलरी के साथ आपको अपनी एक सैलरी फिक्स करनी होगी। अगर आप स्टाफ को 10,000 दे रहे हो तो अपनी 20,000 लगाओ। तो आपने पहली कैटेगरी के अंदर स्टाफ की सैलरी रखनी है, दूसरी कैटेगरी के अंदर खुद की सैलरी रखनी है, और तीसरी कैटेगरी में उस बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, इनके लिए आपने अलग से फंड निकालना है। और चौथी कैटेगरी में जो आपके पास फंड बच गया है उसका 20% आपने कैपिटल फंड में निकाल लेना है, जो उस बिजनेस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी रिकवरी होगी, और बाकी जो पैसा बच गया वो आपका प्रॉफिट है, उसको आपने प्रॉफिट कॉलम में डालना है। सारा पैसा अपने पास नहीं रखना, पहले आपको भी सैलरी पे काम करना है। तो आपने इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए आ गया, इस 1 लाख में से आपने 30,000 स्टाफ की सैलरी के ऊपर खर्च कर दिया, बाकी बचा आपके पास 70,000। 70 में से आपने 40,000 खुद की सैलरी निकाली, अब 30,000 बच गया। 30 में से आप ये लगा लीजिए आपके एक्सपेंडिचर जो भी थे, बिजली का बिल, जो किराया वगैरह, ये मिला के आपका 20,000 रुपये होगा। 10,000 आपके पास बच गया। इस 10,000 में से आपने 20%, 2,000 तो आपने बिजनेस फंड में, आपका जो कैपिटल फंड है उसमें डाल देना। उस पैसे को आपने छेड़ना नहीं है, वो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी रिकवरी होगी धीरे धीरे। बाकी जो 8,000 बच गया उसको प्रॉफिट कॉलम में डाल दो, और उस प्रॉफिट कॉलम से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो। कल को आप अपना जो बजट बढ़ाना चाहते हो उस बजट से बढ़ाओ। अब मेन बात आती है कि बिजनेस के लिए फंडिंग कहाँ से अरेंज करें।
जब भी बिजनेस शुरू करते हैं या तो हम खुद की सेविंग से करते हैं। खुद की सेविंग में जैसे पहले बताया कि पूरी सेविंग मत लगाना, सिर्फ कुछ पोर्शन लगाना। उसके बाद आपके पास दो तरीके और हैं, या तो आप डेप्थ फंडिंग कराओ या आप इक्विटी फंडिंग कराओ। डेप्थ फंडिंग में आप किसी बैंक से लोन लेते हो, कोई गवर्नमेंट लोन लेते हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आप लोन ले रहे हो, लेकिन उस लोन के बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना है। और यहाँ एक बात ध्यान रखना कि आपकी जो भी अर्निंग होगी स्टार्टिंग में, जब तक आपका वो लोन चलेगा तब तक आपकी अर्निंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन इंटरेस्ट के रूप में वहाँ चला जाएगा। आपको ये देखना है कि वहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो कि नहीं पे कर सकते, क्योंकि डेप्थ फंडिंग में आपका बहुत बड़ा पोर्शन इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आता है इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग में क्या होता है कि कोई कंपनी या कोई पर्सन आपकी कंपनी में पैसा देगा, वो आपको पैसा देगा, लेकिन उस पैसे के बदले में आपसे ब्याज नहीं लेगा वो, बल्कि उस पैसे के बदले में वो आपकी कंपनी में शेयर लेगा, हिस्सेदार बन जाएगा वो आपका उस कंपनी में उस पैसे के बदले में। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में, आप किसी से भी करवा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आप डेप्थ फंडिंग करवाओगे या इक्विटी फंडिंग करवाओगे। डेप्थ में तो आपको इंटरेस्ट देना है और इक्विटी फंडिंग में आपको अपनी कंपनी का शेयर देना है, वो आपके प्रॉफिट में पूरा हिस्सेदार बन जाएगा। इक्विटी फंडिंग के लिए आप किसी एंजल इन्वेस्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी में से, अपने असेट्स में से आपको लोन देता है। वो इंडिविजुअल होता है, वो अकेला आपको लोन देता है। इंडिया में भी कुछ एंजल इन्वेस्टर हैं, जैसे सुनील कालरा जी हैं, शरद शर्मा जी हैं, राजन आनंदन है, उसके बाद कृष्णन गणेश है, मीरा गणेश है। ये कुछ ऐसे एंजल इन्वेस्टर हैं जो आपकी कंपनी में कुछ शेयर के बदले में पैसा लगाएंगे। उसके बाद इक्विटी फंडिंग में दूसरा ऑप्शन आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं और उसके बाद वो किसी नई कंपनी को शुरू करने के लिए फंडिंग देते हैं और उस फंडिंग के बदले में वो शेयर मांगते हैं, प्रॉफिट के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसमें नेक्सस हो गया, वेंचर पार्टनर्स हो गया, कलारी कैपिटल्स हो गया, ब्लूम हो गया। ये चीज ऐसे हैं कुछ कंपनीज इंडिया में जो नई कंपनियों को शुरुआती पैसा देती हैं और इनमें कंडीशन होती है कि लगभग किसी कंपनी का 2 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट के बदले ये उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं सीड फंडिंग। सीड फंडिंग का मतलब है कि आप अपने जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, रिश्तेदार हैं, ओन फंडिंग है, जो भी आपके परिवार के मेंबर्स हैं, उनसे आप लोन लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये कुछ तरीके हैं बिजनेस के लिए फंड अरेंज करने के। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा तरीका आप अपने लिए चूज करते हो। क्या आप डेप्थ फंडिंग कराते हो, इक्विटी फंडिंग कराते हो या आप सीड फंडिंग कराते हो। डेप्थ फंडिंग में मैंने पहले बताया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इक्विटी फंडिंग में आपको उस पैसे के बदले में अपनी कंपनी में शेयर देना पड़ेगा। और सीड फंडिंग तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि उसमें आपके क्लोज कॉन्टैक्ट होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि नहीं करते, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इन चीज़ों को डिसाइड करो कि इनमें से कौन सी चीज़ आप शुरुआत करने के लिए यूज़ करोगे, किस तरीके से आप अपने लिए फंड अरेंज करोगे। 9th पॉइंट है कि आपको कुछ पैसा अपने बुरे टाइम के लिए भी बचा के रखना है। अगर आज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपको कभी बुरा दौर फेस नहीं करना पड़ेगा। बिजनेस में अच्छे और बुरे दोनों दिन आते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उस टाइम पे सारी वहाँ पे खर्च मत कर डालो, उसमें से कुछ पैसा बुरे टाइम के लिए बचा के रखो, ताकि अगर आज अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, कल को जब बुरा टाइम आएगा, आपका बिजनेस थोड़ा सा उस टाइम स्ट्रगल करने लग जाए, तो आपके पास फंडिंग होनी चाहिए उस टाइम पे अपने ऑपरेशन को बढ़िया तरीके से मैनेज करने के लिए। हमारा लास्ट पॉइंट है कि बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। ये मेरे 7वें पॉइंट का ही लिंक है। दोस्तों, बिजनेस वो है जिसमें एक्सपेंशन हो सके, जिसमें ग्रोथ हो सके। जिसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता वो बिजनेस नहीं है। ये क्लियर करो अपने माइंड में, जिसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता वो बिजनेस नहीं है। तो आपको जो भी 7वें पॉइंट में मैंने बताया कि 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना। जो चौथी कैटेगरी में आपने प्रॉफिट में कुछ फंड डाले हैं, उन फंड को आप बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज करो। इससे ना आपकी पॉकेट पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। आपके पास फंड अवेलेबल होंगे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए। जितना ज़्यादा आप बिजनेस में एक्सपेंशन करते जाओगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते जाओगे। अगर एक ही जगह पे एक ही लिमिट होके आप बैठ गए, बिजनेस में ग्रो ही ना किया, बिजनेस में एक्सपेंशन ना किया, तो उस बिजनेस को करने में कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपकी रोजी रोटी चलेगी, आप बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे। बिजनेसमैन बनने के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करो, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी जो फंडिंग है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके चौथी कैटेगरी में जो आपके पास प्रॉफिट बच रहा है, उस प्रॉफिट को बिजनेस के एक्सपेंशन पे खर्च करो। इससे फायदा ये होगा, ना तो आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, ना आपकी जेब के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। आपके पास फंड अवेलेबल होंगे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। दोस्तों, ये था हमारा चलो बिजनेस करें सीरीज का दूसरा एपिसोड। इस एपिसोड में मैंने बिजनेस फंडिंग को कैसे अरेंज करना है, कैसे उसको बढ़िया तरीके से मैनेज करना है, ये बताया है। और अगर इस वीडियो में आपको
कुछ भी सीखने को मिला है। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो थंब इंप्रेशन जरूर देना। और इस वीडियो में पहली बार आप आए हो, इस चैनल पे आप पहली बार आए हो, तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ था उस पर क्लिक करके इस चैनल के मेंबर बनो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और किस टॉपिक के ऊपर या आपको क्या लगता है कि बिजनेस में और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।